देर हुई। आज कक्षा एक्चुअली कुछ टेक्निकल कारण हो गया था, जिस कारण से मेरी मेन जूम आईडी जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने एक इंस्टेंट नई आईडी क्रिएट की और फिर आप लोग के साथ जुड़ा। मैं एक कार्यक्रम में था और थोड़ी देर वहाँ भी हुई। बहरहाल हम लोग तंत्रिका उतक के विषय में बात करने के लिए सज्ज थे, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग अपने कोशिकाओं को और अपने ऊतकों के विषय में अध्ययन जारी रखा हुआ था, जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से बोन्स और ब्लड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा काम है नर्वस सिस्टम यानी नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका तंत्र और उसके ऊतकों को जानना समझना। हेडिंग डाल लीजिए नर्वस टिश्यू। नर्वस यानी कि तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र डाल लीजिए। लिखिए तंत्र, यह तंत्र, यह तंत्र आजा तेरे को डेंगू है ना? नहीं, उस साइड लाइट। शरीर के, यह तंत्र शरीर के यही भाई यार बैठो। कैसे 12.6 में बे जो लड़कियों के भी फिल कर दिया। यह तंत्र शरीर के मध्य, शरीर और मन के मस्तिष्क के मध्य सामंजस्य बिठाता है, सामंजस्य बिठाता है, सामंजस्य बिठाता है। जो जो विभिन्न अंग को, विभिन्न ऑर्गन्स के क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सके। सामान्यतया यह मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होता है, नियंत्रित होता है। नियंत्रित होता है। आगे लिखिए, अगली छोटी सेटिंग डालिएगा। कार्य, तंत्रिका तंत्र का कार्य। पहला लिखिए नियंत्रण, नियंत्रण, शारीरिक नियंत्रण, मानसिक नियंत्रण, मानसिक नियंत्रण, मानसिक नियंत्रण। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी आंतरिक पर्यावरण का नियमन, इंटरनल एनवायरनमेंट नियंत्रण। और विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा उत्तेजित एवं शिथिलीकरण अवस्थाओं को कंट्रोल करना, उत्तेजन एवं शिथिलीकरण की अवस्थाओं को कंट्रोल करना। जैसे आपने सुना होगा कि आपका कोई आपको आपको कुत्ते ने दौड़ा, मतलब आपने देखा कि आपके कानों ने सुना कि कुत्ते ने आपको दौड़ाना शुरू कर दिया है, तो एकाएक उत्तेजित अवस्था हो जाएगी और आप बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर देंगे। और सपोज कि एकाएक आपने ये सुना कि आप फेल हो गए किसी परीक्षा में, तो आप उसके बाद एकाएक आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो शिथिलीकरण जैसी अवस्था हो जाती है। सामान्यतः ये दो परिस्थितियों में ज्यादा देखी जाती है। जब कोई किसी की मृत्यु वगैरह हो तो ये शॉक वेव्स बहुत तेजी से काम करते हैं, उस समय नर्वस सिस्टम बहुत इम्पैक्ट में आता है, तो वो भी इसका एक प्रमुख कार्य है। आगे लिखिए मुंह, इसके प्रकार, तंत्रिका तंत्र के प्रकार, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। देखिए यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। अब अगेन हेडिंग डाल लीजिए CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए यह केंद्रीय प्रणाली है,
पॉइंट नंबर 1, इसमें स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क मूल अंग है। स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क मूल अंग हैं, यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। अब छोटी हेडिंग डाल लीजिए, ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क, अब इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए, मस्तिष्क क्रेनियम के अंदर होता है। बाहरी आवरण जो होता है ना, इसको पूरे सिस्टम को क्रेनियम बोलते हैं, तो उसके अंदर के भाग को मस्तिष्क बोला जाता है। मस्तिष्क क्रेनियम के अंदर होता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है, यानी जो इम्पैक्ट आ रहा है बाहर से, बाहरी आघातों से इसे बचाता है। यह तकरीबन 1200 से लेके 1400 1500 ग्राम तक का होता है। 1200 से 1500 ग्राम के मध्य होता है वयस्क में। मस्तिष्क या इसके चारों तरफ, मस्तिष्क के चारों तरफ मेनिंजीज नामक संरचनाएं होती हैं। एक आवरण होता है, एक प्लास्टिक लगी रहती है, जिसको मेनिंजिस बोला जाता है। MENINGES, मेनिंजिस नामक संरचना पाई जाती है। वो जो मेनिंजाइटिस एक रोग होता है, वो इसी में होता है। ये मैं आपको जब डिजीज पढ़ाऊंगा ना, तो आपको जरूर बताऊंगा कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मस्तिष्क के रोग हैं कि आप योग से बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आवरण संबंधित कोई भी परेशानी हो तो योग के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है इनिशियल स्टेप में, इनिशियल्स में क्या होता है, जैसे आंखों का तिरछा देखना। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो लोग सामान्यतया किसी बात को लेके टेंशन में रहा करते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो लोग जब भी सामने देखेंगे तो उनकी एक आंख तो सीधी देख रही होगी, लेकिन एक आंख थोड़ी सी तिरछी देख रही होती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं, उनका कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन किसी कारण से प्रभावित है बहुत ज्यादा। और ऐसे में कपाल भाती का अचूक प्रयोग देखा गया है। और कपाल भाती के भी तीनों प्रकारों का प्रयोग अगर आप करते हैं, देखिए सामान्यतः बहुत कम लोग आजकल ये करते हैं। कपाल भाती अपने मूल स्वरूप को खोती जा रही है, तो ऐसे में हमें मूल स्वरूप को बचा के रखना। कपाल भाती के 3 कौन से प्रकार होते हैं? टाइप करके भेजिए मुझे, क्योंकि बोलने पे अलाउ करने में तो आप लोग आपस की बातचीत चालू कर देते हैं। बताइए मुझे कौन सा कपाल भाती के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए मेरे को। तो क्रेनियम वगैरह को अगर ठीक रखना है तो उसके लिए कपाल भाती का बड़ा शानदार प्रयोग देखा गया है। आगे लिखिए, मुख्यतः मुख्यतः यह 3 स्तरों का होता है। मुख्यतः यह 3 स्तरों का होता है। बात बात क्रम से उत्क्रम भी, बात कर्म भूत कर्म शीत कर्म कालिंदी जी क्या लिख रहे हैं? हाँ, तो व्युत होता है, व्युत कर्म। हाँ लिखिए, ये इस बाहरी परत को ड्यूरामेटर, मध्य को आर्केनॉइड्स। बाहरी परत को ड्यूरामेटर, DURAMATER, ड्यूरामेटर। मध्य को आर्कनॉइड, ARACHNOID, आर्कनॉइड। एवं आंतरिक परत को पियामेटर बोला जाता है, या माटेर इसको बोलते हैं, कुछ लोग मातेर बोलते हैं। स्पेनिश में जब आप पढ़ेंगे तो पिया मातेर ऐसे बोला जाएगा, और लिखेंगे तो PIAMATER, पियामेटर। ठीक है, कहा जाता है। देखिए, मेनिंजिस का प्रमुख कार्य दबाव संरक्षण करना है, यानी दबाव से बचाना है। मुख्य मस्तिष्क और मेनिंजिस के मध्य में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। मुख्य मस्तिष्क और मेनिंजिस के मध्य में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। यह फ्लूइड मस्तिष्क की गुहाओं में भी रहता है, मस्तिष्क की गुहाओं में भी भरा रहता है।
भरा रहता है। देखिए, मस्तिष्क को सामान्यतया 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मस्तिष्क को सामान्यतया 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 ब्रांचेस, 3 पार्ट ऑफ ब्रेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये सब प्रश्न आएगा। आप लोग याद रखिए, इस संडे मैं आप सभी लोगों का टेस्ट लूंगा। आज सोमवार है और इस संडे तक में हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, और इस संडे आपको टेस्ट में बैठना होगा। प्री टेस्ट होगा जिसमें मैं आपके एनाटॉमी और बाकी अन्य सारे सब्जेक्ट्स को पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग इसको, उस टेस्ट को दें, और ये टेस्ट लाइव चलेगा। आगे देखिए, ये 3 प्रकार का होता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। थोड़ी छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन लिखिए। इसे इसे प्रोन्सीफेलॉन भी कहा जाता है। प्रोन्सीफेलॉन भी कहा जाता है फोर ब्रेन को। प्रोन्सीफेलॉन की स्पेलिंग लिख लीजिए, PROSENCEPHALON। प्रोन्सीफेलॉन भी कहा जाता है। यह 2 हिस्सों से बना होता है। यह 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है। अग्र हिस्से को सेरिब्रम, प्रोन्सीफेलॉन के अग्र हिस्से को सेरिब्रम, सेरिब्रम और इसके यानी अग्र मस्तिष्क के पिछले हिस्से को डायंसीफेलॉन बोला जाता है। DIENCEPHALON। I repeat, DIENCEPHALON, डायंसीफेलॉन बोला जाता है। अब एक और इसके अंदर छोटी हेडिंग डालिए, सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क हिंदी में इसे बोलते हैं। प्रमस्तिष्क इसे बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कालिंदी जी अचूक रोग है, वो ठीक नहीं हो सकता ना योग से ना। हाँ, ये जरूर है कि योग का असर सिर्फ इतना है कि अगर आप बच्चे पे को मेडिटेशन कराइएगा तो आपकी आगे वाली पीढ़ियों पे असर देखा जा सकता है। नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन अगर नहीं कराएंगी योग, मतलब उसको आंख से संबंधित आसन, तो अगली पूरी पीढ़ियां जो है वो इससे प्रभावी होंगी। तो इसलिए या तो आपके बेटे की जो पत्नी आए, उनकी आंख जो है वो बहुत संतुलित हो। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा रोग है जो जेनेटिक होता है, उसमें बच्चे का कोई अवगुण नहीं है और वो लगातार चलता है, और उसके कारण में जो भी हो, चाहे दादा चाहे पिता चाहे नाना, जिसके कारण से भी आया हो। ठीक है, अभी पूछ लीजिएगा, अभी मैं अनम्यूट कर दूंगा। अभी मैं छोड़ दूंगा तो देखिए इसमें, चलिए वो लोग चले गए जो लोग आवाज करने वाले थे। अब आप लोग को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ ताकि कोई बात हो। हाँ, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। ऐसा है ना कि क्लास को जब भेजे तो कोई भी जुड़ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है ना। या ठीक है, हेडिंग डाल के रखिए, सेरिब्रम। लिखिए, यह अग्र मस्तिष्क का अगला हिस्सा होता है। अग्र मस्तिष्क का अगला हिस्सा होता है। इसमें इसमें लगभग 2/3 हिस्से में, 2/3 हिस्सों में विशिष्ट तंत्रिका ऊतक होती हैं। विशिष्ट तंत्रिका ऊतक होते हैं जिन्हें कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। और अन्य हिस्सों में कुछ रचनाएं होती हैं जिन्हें गाइरस बोलते हैं। ये गाइरस ही है आपके आदि परेशानियों का जड़। बाद में बताऊंगा कभी मौका मिलेगा तो, लेकिन अभी बस इतना समझिए गाइरस को।
मैंने अग्र मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा बिल्कुल है उस हिस्से की बात हो रही है कि यहाँ पे दो प्रकार की संरचनाएं हैं। एक होता है कॉर्पस कलोसम का, और जो सामान्यतया एक तरीके का आप समझ लीजिए कुछ लिक्विड टाइप की संरचनाएं जो घेर के रखे हुए हैं, ठीक है। और एक जो है दूसरा हिस्सा जो है वो गायरस का हिस्सा है, जो उबड़ खाबड़ इधर उधर निकला रहता है। आप जब मस्तिष्क देखते होंगे और ऐसी संरचनाएं जो दिखती होगी आपको, लिखिए इन इन गायरस के मध्य में सल्कस होता है। ऐसे गायरस के मध्य में जो ऐसी संरचनाएं होती है ना, उसके मध्य में सल्कस होता है। SULCUS सल्कस होता है, सल्कस होता है। अब अगली लाइन आपके लिए अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह हिस्सा, यह हिस्सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, सोचने समझने की शक्ति। अब बात आती है कि जो लोग सोचने की क्षमता खो देते हैं, जैसे अभी कल मेरे पास, मैं क्लाइंट के घर पे गया हुआ था, तो उनके यहाँ ऐसा था। अभी आप लोग कोई वीडियो ऑन करो तब तो बताऊं मैं, कोई दिख तो रहा नहीं मेरे को, है ना। चलो आप लोग लिखते ही रहो, सिर्फ ऐसे ही कहानी चलती रहेगी, है ना। तो लिखिए, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है ये सोचने समझने की शक्ति, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, घृणा यानी कि द्वेष द्वंद, घृणा, प्रेम यानी कि अफेक्शन, भय यानी कि डर, फियर, हर्ष यानी कि कंडीशनल हैप्पीनेस, कष्ट अगेन पेन, पेन इत्यादि को समझने का प्रमुख केंद्र है। इत्यादि को समझने का प्रमुख केंद्र है। कल मैं एक क्लाइंट के घर गया हुआ था जिनके साथ दिक्कत ये थी कि उनके विवाह को तकरीबन 6 वर्ष हो चुके थे, और 6 वर्ष के दौरान उनकी उनके घर से प्रेशर था बच्चे के लिए। और उन्होंने क्या किया कि वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उनको IVF कराने का सुझाव दे दिया, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन। और IVF के लिए वो प्रिपेयर हुई और IVF कराने गई, तो उनके साथ दिक्कत हुई। और दिक्कत हुई ऐसी कि उन्हें एकाएक स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक। अब उसमें हुआ ये कि जैसे पैरालाइज्ड हो गई उनकी पूरी बॉडी ही, किसी दवा का ऐसा असर हुआ कि पूरी शरीर पैरालाइज्ड हो गई। और फिर उनको घर आना पड़ा। पिछले 6 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था। मैं तो कल गया था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था योग करने को। तो मैं जब पहुंचा तो वो बता रहे थे कि 1 महीने के अंदर तो ये फिर धीरे धीरे रिकवर कर गई और चलने लगी हैं उनकी पत्नी, है ना। और यस नो इतना बोल पाती हैं। और अगर आप पूछेंगे आपका क्या नाम है, तो उनका मतलब पूरे चेहरे से ऐसा लगेगा नाम निकल के वो बता देने को आतुर है। तो आप बोलेंगे आप बोलना चाह रही हैं, बोले हाँ हाँ मैं, बोले इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में है, बोले यस। बोले क्या आप लिखना चाहती हैं, बोले हाँ। और लिखने को देंगे तो वो सारी बातें वो लिख सकती हैं। यानी कि मस्तिष्क का अगला हिस्सा तो काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो ये सल्कस वगैरह गायरस वगैरह ये सब फिट है। वो हिस्सा अभी बीच का या पिछला, इन्हीं में से कोई है जो मुख को काम नहीं करा पा रहा है। क्योंकि हम बोल पा रहे हैं, सोच तो पा रहे हैं ना, तो सोचने की क्षमता जो है वो हमारे अगले हिस्से में होती है। तो जो गूंगे होते हैं, जो बहरे होते हैं, वो सब मतलब सोच सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं चीजों को, परंतु बोल ना पाना वो एक अलग गुण होता है। और ऐसे कई सारे आपको न्यूरो केस आपके जीवन में मिलेंगे जहां पे आप बहुत कंफ्यूज फील करेंगे। तो आपको तंत्रिका तंत्र को समझना बड़ा जरूरी है। आप ये मान के चलिए कि आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा हिस्सा प्रभावी हुआ है, किस हिस्से पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अगला, बीच का, पीछे का, मध्य का, दाएं का, बाएं का, तमाम तरीके के हिस्से हैं आपके मस्तिष्क में। उन सारे हिस्सों में और जो हिस्सा ज्यादा प्रभावी हो उसी से संबंधित योग आसन प्रभावी होगा। ऐसा नहीं है कि समस्त सर का, ठीक है। आगे छोटी हेडिंग डालिए, डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन जो ए लिखा था मैंने, अब ये बी है दूसरा। देखिए यह अधिक ताप, अधिक या कम ताप यानी टेम्परेचर फील करने का मुख्य केंद्र है। ये दर्द को सहने या दर्द को बताने की
बताने या क्या कह सकते हैं उसको, बोलने की क्षमता का प्रमुख केंद्र है, बताने का प्रमुख केंद्र है कोई पेन होता है तो। और रोने का भी ये केंद्र है, रोने का भी ये केंद्र है। सामान्यतः जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, जो बहुत शार्प माइंड होते हैं, वो बेशक अगर वो पब्लिक में नहीं रो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लेकिन वो इंटरनल बहुत भावुक होते हैं। और जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, या तो वो बहुत घृणा वाले होंगे, यानी उनका घृणा वाला पार्ट बहुत तेज होगा, जैसे हेटिज्म जो होता है, और या तो वो बहुत ज्यादा अनुरागी होंगे, ईश्वर प्रेमी होते हैं। आप देखिए जितने लेफ्ट विंग वाले होते हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, ये सब बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। इनके अंदर घृणा भरी है, लेकिन है तो बुद्धिमान ना, यानी अग्र मस्तिष्क इनका कार्य कर रहा है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क तेजी से कार्य कर रहा था। हम जब भी पूजा करते हैं तो अपना अग्र मस्तिष्क इसीलिए भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, प्रभु इसी में डायंसिफिलॉन है, और बाकी तो आप समझदार नहीं है। ठीक है, तो प्रभु कुछ कृपा करें तो ठीक है, ना करें तो बात की बात। हाँ, आगे लिखिए, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। देखिए यह आंखों की पेशियों को नियंत्रित करता है, आंखों की पेशियों को नियंत्रित करता है, और दो भाग में बटा रहता है, दो भाग में बटा रहता है। कॉर्पोर क्वाड्रिजेमिन मेरा फेवरेट शब्द। जब मैं एनाटॉमी पढ़ा करता था तो मेरे को एक मेरा सीनियर था, वो आके यही बताया था कि अगर तुमको मतलब वाइवा था, तो मैं गया बस जनरली टिप्स लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों को जो कमरा मिला रहता था अपने हॉस्टल में, तो वो डॉर्मेट्री मिली हुई थी, यानी एक बड़ा सा हॉल था, और उस हॉल में 4 इधर और 4, 8 लोग रहा करते थे। लेकिन जो सीनियर्स रहते थे उनको एक अकेला सिंगल कमरा मिला रहता था। तो मैं अपने सीनियर से बड़ी अच्छी मित्रता रखता था, तो उन लोगों ने उनका कमरा दिन भर मैं ही यूज करता था। एक तो अकेलापन मिलता था पढ़ने को, और आराम से पढ़ लिया करता था। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि कुछ टेक्निक बताइए, कल वाइवा है और अच्छे मार्क्स लाने का। तो उन्होंने यही बोला कि 4-5 बड़े बड़े शब्द याद करो, और जाके प्रोफेसर के सामने जब बोलोगे तो ही विल फील कि ये इतने बड़े बड़े शब्द याद कर रखा है, तो छोटे वाले तो इसे याद होंगे ही। और मैंने यही टेक्निक अपनाई, जिसमें कॉर्पोर क्वाड्रिजेमिन वाज द फर्स्ट वर्ड जो मुझे बाखूबी याद हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ एक होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, ठीक है, और मेड्यूला ऑब्लंगाटा, इस तरीके के 5-7 शब्द याद कर लिया और जाके फिर अपना काम चल गया। तो कॉर्पोर क्वाड्रिजेमिन से मेरी ऐसी भावनाएं और कहानियां जुड़ी पड़ी हैं। कॉर्पोर क्वाड्रिजेमिन जो है वो मध्य मस्तिष्क का पहला हिस्सा होता है। हेडिंग डाल के रखिए, कॉर्पोर क्वाड्रिजेमिन, शॉर्ट हेडिंग रखिएगा, कॉर्पोर क्वाड्रिजेमिन। लिखिए, कॉर्पोर क्वाड्रिजेमिन इसका प्रमुख कार्य दृष्टि और श्रवण शक्ति नियंत्रण करना है। दृष्टि यानी कि देखने और सुनने की जो क्षमता है, उसका नियंत्रण करता है ये हिस्सा। और इसका मध्य मस्तिष्क का जो दूसरा हिस्सा है वो है सेरिब्रल पेंडिकल्स, सेरिब्रल पेंडिकल्स, सेरिब्रल पेंडिकल्स। इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, इसका कार्य वैसे तो महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ बाइंड करता है, बांध के रखता है। किसको बांध के रखता है? लिखिए, सेरिब्रल पेंडिकल्स बेसिकली कुछ तंतुओं का बंडल होता है, तंतुओं का बंडल होता है, तंतु का मतलब होता है फिलामेंट्स, उनका बंडल होता है, और मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल कॉर्ड से बांध के रखने में का प्रमुख कार्य करता है। और अब तीसरी और लास्ट हेडिंग है पश्च मस्तिष्क, जिसे हिंड ब्रेन बोलते हैं, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क अर्थात हिंड ब्रेन। लिखिए, यह दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम, CEREBELLUM, सेरिबेलम, सेरिबेलम, और ब्रेन स्टेम, BRAIN, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। और लिखिए ब्रेन स्टेम, अभी इसको लिखेंगे, पहले लिखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम हेडिंग छोटी सी डाल लीजिए। सेरिबेलम, इसका प्रमुख कार्य, किसका? सेरिबेलम का। सेरिबेलम का प्रमुख कार्य मुद्रा यानी कि पॉस्चर, शारीरिक कंडीशनिंग, शारीरिक कंडीशनिंग, पेशियों की गतिविधियां यानी हाथ पैर उठा सकने की क्षमताओं में परिवर्तन। भाई इसी का सारा खेल है, जो लोग पैरालाइज्ड होते हैं उनका सेरिबेलम ही ज्यादा प्रभावी होता है, इत्यादि से होता है, इत्यादि इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, और दूसरी हेडिंग डाल लीजिए ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम।
देखिए ब्रेन स्टेम दो हिस्सों से मिलकर बना है। ब्रेन स्टेम दो हिस्सों से मिलकर बना है। पहला है पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली, और दूसरा है मेडुला ऑब्लिंगाटा। पोन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा। पोन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा। देखिए पोन्स वेरोली का प्रमुख कार्य श्वसन कंट्रोल करना है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करना है। पोन्स वेरोली का प्रमुख कार्य श्वसन कंट्रोल करना है, श्वसन कंट्रोल करना है। और मेडुला ऑब्लिंगाटा का प्रमुख कार्य, मेडुला ऑब्लिंगाटा यानी MO, ऑब्लिंगाटा की स्पेलिंग होती है OBLONGATA, ऑब्लिंगाटा। और मेडुला ऑब्लिंगाटा का प्रमुख कार्य हार्ट रेट कंट्रोल, हार्ट बीट कंट्रोल, रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वास की दर, हार्ट बीट कंट्रोल, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, वोमिटिंग, कफिंग इत्यादि होता है। जब हम लोग षटकर्म कराते हैं तो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि इसका मेडुला ऑब्लिंगाटा तेज कितना है। और आपको मैं एक और प्रयोग, कभी कभी लाइव आप लोग से मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। एक प्रयोग होता है पीछे, यहाँ पे होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा। कभी इस हिस्से को बहुत जोर से बांध के, रस्सी से बांध के, और फिर आप कभी षटकर्म में नेति या वातकर्म शीतकर्म करने का प्रयास कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है इसका मेडुला ऑब्लिंगाटा का। डायरेक्ट इंपैक्ट में आती है, हालांकि बहुत तेजी से नहीं छू सकते, बट स्टिल थोड़ा इसका प्रभाव देखा गया है उसके ऊपर। ठीक है, आगे लिखिए। अगला अगला लिखिए स्पाइनल कॉर्ड, छोटी हेडिंग है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड लिखिए। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड रस्सीनुमा संरचना होती है जो रीढ़ की हड्डी के मध्य पाई जाती है, रीढ़ के हड्डी के मध्य पाई जाती है। रीढ़ के हड्डी के मध्य पाई जाती है। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ 3 आवरण होता है, ड्यूरामेटर, ऑक्नाइड और पियामेटर या माटेर। ड्यूरामेटर, ऑक्नाइड और पियामेटर होती है। आगे देखिए मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड बेलन के आकार की खोखली संरचना है, संरचना है। संरचना है। इसमें इसमें सेंट्रल कैनाल पाई जाती है, सेंट्रल कैनाल पाई जाती है। आंतरिक भाग को ग्रे मैटर, आंतरिक भाग को ग्रे मैटर और बाहरी भाग को व्हाइट मैटर कहा जाता है। मैटर MATTER, पदार्थ बोलते हैं, मैटर कहा जाता है। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर सेल्स और डेंड्रॉन्स से बना होता है, सेल्स और डेंड्रॉन से बना होता है। जबकि व्हाइट मैटर मेड्यूलेटेड, मेड्यूलेटेड यानी मेड्यूला युक्त, मेड्यूलेटेड नर्वस फिलामेंट्स यानी मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु और न्यूरोमलिया प्रवर्ध से बना होता है, न्यूरोमलिया से बना होता है। यह देखिए मेरुरज्जु का कार्य छोटा सा। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को यानी रिफ्लेक्टरी एक्शंस को कंट्रोल करती है। जैसे गर्म तवे पे आपने हाथ रखा तो हाथ का फटाक से वापस आना कंट्रोल करती है। बस
अब अगला लिख लीजिए दूसरा हिस्सा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हेडिंग छोटी सी डाल के रखिए, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब आगे लिखिए, देखिए यह सिस्टम पीएनएस इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीएनएस सिस्टम सीएनएस सिस्टम से ही निकलता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय यानी कि ब्रेन तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं एवं 31 यानी 31 जोड़ी, 12 जोड़ी का मतलब 12 पेयर्स, और 31 पेयर स्पाइन से निकलती हैं। अब इनका भी बड़ा प्रभाव है। जब आप आसन करते हैं तो आपका असर यही देखना होता है आपको सारे आसनों में कि आप किन किन अंगों पे झुनझुनी जो पैदा होती है ना, जो झुंझुनाहट, वो इसी का प्रभाव है। आप कभी देखिए, अभी आप क्या कीजिए, अपने हाथ को यहाँ से रस्सी से बांध दीजिए। जब आप अपने हाथ को यहाँ रस्सी से बांध देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पूरे हाथ में झंझनाहट होने लगी है, धीरे 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 शून्य हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। तो जब भी हम आसन करते हैं तो हमारा पहला फोकस जो है, हम इसके बारे में जानते ही नहीं है, लेकिन हमारे आसनों का सीधा सीधा असर जो है वो मस्तिष्क के इन दोनों तंत्रिका संवेदनाओं पे होता है। तो यानी अगर हम कुछ भी करें, ए टू जेड गलत का गलत आसन भी करें, तो भी हमारा एक सिस्टम हमेशा प्रॉफिट देता है, वो है तंत्रिका तंत्र। इसीलिए कहते हैं कि अगर योग गलत भी करते हो, आसन गलत भी करते हो, तो भी वो फायदेमंद प्रक्रिया है। बाकी कोई साइंस जो है, मेडिकल साइंस, अगर आप गलत प्रयोग करेंगे तो उसमें आपका बेड़ा गर्क तय है, आप परेशान होंगे ही होंगे। परंतु योग ये अकेला ऐसा है कि थोड़ा बहुत गलत कर, मतलब आसन में अगर गलत खिंचाव भी करते हैं आप, तो भी मस्कुलर बहुत ज्यादा ना करें, अगर थोड़ा बहुत खिंचाव करते हैं तो वो इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट करता है। ठीक है, आगे लिखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तीसरी हेडिंग, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लिखिए, यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों को, इंटरनल ऑर्गन्स को और ब्लड वेसल्स को सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, या सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। यानी आपसी जो इंटरकनेक्शन है ना, वो जैसे पेनक्रियास का लिवर के साथ में, पेनक्रियास से या कब बाइल जूस निकलना है, कब, इन सब में कार्य इसका बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, इसके बारे में सर्वप्रथम लैंगली ने बताया था और इसे 2 हिस्सों में बांट भी दिया था। लैंगली ने इसके बारे में बताया था और इसे 2 हिस्सों में बांटा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक की स्पेलिंग है SYMPATHETIC, SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, PARASYMPATHETIC, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, होता है, ये 2 प्रकार का होता है, बस इसके अलावा इसमें डीप इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप डीप इसमें जाएंगे तो ये तंत्रिका तंत्र के ऊतकों को प्रभावशीलता प्रदान करता है और फिर मेड्यूलेटर वगैरह को सपोर्ट देता है, यही सब इनका कार्य है। ठीक है, और अगेन पैरासिम्पैथेटिक का भी कार्य ये है कि वो नर्व की सप्लाई करने में, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को नर्व्स की सप्लाई करने में इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, अब आगे लिखिए, इसका कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। सिंपैथेटिक लिख लीजिए, SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, छोटा सा लिखिए। ठीक है, सिंपैथेटिक का कार्य लिखिए, आंखों की पुतलियों को फैलाना, नंबर 1 कार्य संख्या 1, आंखों की पुतली को फैलाना। पसीना, दूसरा कार्य, लार कम निकालना, अगर ये ठीक से काम करते हैं तो लार कम निकलता है। लार कम निकालना, सामान्यतः आप बेवकूफ पागलों को देखिएगा, जो लोग जिनका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं होता है, उनके मुंह से लार गिरती रहती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो लार को कम करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, तीसरा कार्य, चौथा कार्य। पांचवा कार्य है यूरिन आने की इच्छा फील कराना। इसके बाद रोने के लिए आंसू देना, रोने के लिए
आंसू देना। भावुक परिस्थिति में बालों का खड़ा हो जाना, रोए खड़े हो जाते हैं ना कई बार। भावुक परिस्थिति में रोए का खड़ा हो जाना, रक्त दाब को बढ़ाना, etc एटसेट्रा। और इसका सारा उल्टा काम जो है वो परानुकंपी करता है, पैरासिम्पैथेटिक। यानी आंखों की पुतलियों को सिकोड़ने की जो क्षमता है वो पैरासिम्पैथेटिक से होती है। ये क्या करता है, पसीने को घटाता है, पसीने को कंट्रोल करता है। तीसरा कार्य है ये हार्ट रेट को डाउन करता है, यूरिन आने की इच्छा को कंट्रोल करके डाउन करता है, श्वसन रेट को कम करता है। ये जब बहुत तेजी से कार्य करता है तो रोंगटे खड़े ही नहीं होते। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक का कार्य होता है। बस ये आपका नर्वस सिस्टम मेजर हिस्सा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था वो समाप्त हुआ। अब जब हम बात योग की करते हैं, योग में इसका क्या असर है, तो मैंने आपको बताया हर आसन इसके लिए प्रभावी है, पूरे शरीर में इसका तंत्र पूरा जाल फैला पड़ा है। ठीक है, मैं कल आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ी बातें और समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल कारणों से मेरी मेन लॉगिन आईडी नहीं हो पाई थी, और ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगी अब, है ना। ये जूम जो थी ये 45 मिनट का ही होता है, तो मुझे अभी ये लेक्चर यहीं पे बंद करना होगा। हम लोग मिलेंगे वापस कल, और कल हम लोग आगे की अपनी परिविधा जारी रखेंगे। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या क्या है आपके आपके शरीर पे, और कैसे षटकर्मों का इतना प्रभाव है, षटकर्मों का आपके नर्वस सिस्टम पे, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो बस आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते, कल यहीं से चालू करेंगे। बहुत बहुत आभार।